अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। जो बुक हमने जनाब सुहेल भट्टी साहब की स्टार्ट की थी एजुकेशन के सब्जेक्ट की, जो कि तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट है ना, एजुकेशन का सब्जेक्ट एम.एड बी.एड ये रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए ये मोस्ट वाइटल बुक है। बहुत पुरानी है और बहुत बेसिक और अच्छे कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक हो गया। इसमें अगर आप इस बुक को थारली कवर कर लेते हैं ना, तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ आप लोगों को कि मतलब कोई भी दूसरी बुक आपको मुश्किल नहीं लगेगी। इसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं। अब हम आज की जो वीडियो इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 401 से ऑनवर्ड। ठीक है, जितने कवर हो गए आज कोशिश करूँगी आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो ना हो, और उसी में मैं कोशिश करूँगी कि 100 क्वेश्चन आपको कवर करवा दूँ। तो जनाब टाइम नहीं वेस्ट करते और चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 401 की तरफ। फॉर इट्स सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी एवरी सोसाइटी एजुकेशन कंटिन्यूटी सर्वाइवल, मतलब एजुकेशन जो है ना वो फॉर मोस्ट एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, और उसको जो है आप ऐसे समझ लें कि लीडरशिप की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक हो गया। 402 देखिएगा, द कल्चरल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू, आपको पता है कि कल्चरल नीड्स जो हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन बिल्डअप करती है। प्रीवियस एजुकेशन में मैं ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ये मोरल एजुकेशन भी लग रहा था। ठीक है, लेकिन देखें मॉरल एजुकेशन जो है ना उसमें हम वैल्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको आप ऐसे समझ लें कि प्रेफरेंस दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सूटेबल आंसर मुझे लग रहा है मोरल एजुकेशन, लेकिन मैंने इसको ना इंटरनेट से भी कंफर्म किया है, मैंने बहुत सारी जगहों से इसको कंफर्म किया है, तो हर जगह पे ना आंसर मुझे प्रोफेशनल एजुकेशन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मान लिया कि इस बुक में ठीक आंसर दिया हुआ है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन जो है ना वो आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाएगी, लेकिन कल्चरल नीड्स में जस्ट वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके या आपस में मिंगल अप होना ये चीज़ें तो नहीं है ना। अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ ही मूव ऑन करना पड़ेगा। द क्वेश्चन नंबर 403 है, द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन 4 साल है। BS आपको पता है 4 साल का ही होता है। तो नेक्स्ट जो है 404 सिविल इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल फैकल्टीज़, आपको पता है ये इंजीनियरिंग में ही होती हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो वैसे यहाँ हमारा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन डिस्कस हो गया तो मैंने कहा आपके साथ करूँ। आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ टेल्स दैट कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कौन है। ठीक है, हमें हमारी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ यानी कि फ़िलासफ़ी की बात हो रही है, नो डाउट फ़िलासफ़ी की बेस आइडियोलॉजी पे ही होती है। तो हमें पता चलता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, स्टेटस ऑफ मैन इन द यूनिवर्स और एम ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ये सब कुछ डिस्कस होता है फ़िलासफ़ी में। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, आइडियोलॉजी या फ़िलासफ़ी एक ही बात है। अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 406, साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी इज़ रिटन बाय जीन पियाजे। ठीक है, यान पियाजे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी जो है ना यान पियाजे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाले जिब्राइल का पूछा गया है, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब है। 409 को देखिएगा, ज़रब कलीम ये भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है। अरमगान हिजाज़ ये भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है। मैंने आपको बताया था अरमगान हिजाज़ जो है ये इनकी नसर की बुक है। अच्छा, इनकी 2 नसर की बुक्स थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूसरी बुक कौन सी है। ठीक है, हु मेड द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, बहुत वाइटल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है ये शाह वलीउल्लाह है। ठीक है। अच्छा, हु रोट फ़तेह अल रहमान, ये भी शाह वलीउल्लाह की बुक है। मुसाफ़ा ये भी शाह वलीउल्लाह की बुक है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 414 देखें, शाह वलीउल्लाह बिलीव्स दैट अल्लाह इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी, जहाँ एब्सोल्यूट रियलिटी अल्लाह इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी की बात हो तो वो शाह वलीउल्लाह। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, हु कंसीडर्ड अल्लाह एज एब्सोल्यूट रियलिटी, तो आपने शाह वलीउल्लाह को टिक करना है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स दिस इज कंसेप्ट ऑफ, अब ये आपको पता है कि ऑन्टोलॉजी का कंसेप्ट बनता है। ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे अल्लाह अलमाइटी यूनिवर्स की बात हो रही है, तो यहाँ ये ऑन्टोलॉजी का कंसेप्ट बनता है। Question number 415, according to Shah Waliullah, the actual knowledge is one that has ability to accomplish human needs. यानी शाह वलीउल्लाह ये कहते हैं कि जो तालीम है ना उसका असल मकसद जो है ना वो है जनाब
एक इंसान की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना। तो यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है तो इसका आंसर बनता है एपिस्टोमोलॉजी। यहाँ पे ऑन्टोलॉजी, बुक में ऑन्टोलॉजी दिया हुआ है जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज हम डिस्कस करते हैं एपिस्टोमोलॉजी के अंडर। क्वेश्चन नंबर 416 को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह इक्विजिशन ऑफ पाइटी एंड वर्चू, पाइटी और वर्चू की बात हो रही है, यानी वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो ये एक्सियोलॉजी का कंसेप्ट है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 417 को देखें। तफहीमतुल इलहिया, आपको पता है कि ये इब्न खुल्दून की बुक है। 418 को देखें। मुकदमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ आप इंपॉर्टेंट राइट कर लीजिएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इब्न खुल्दून की बुक मुकदमा बहुत ज़्यादा वाइटल है। हिस्ट्री भी इसमें डिस्कस है, बहुत सारे असाबिया का कंसेप्ट भी इसी में है। आपको बताया था ना मैंने, ग्रुप सॉलिडारिटी का कंसेप्ट, असाबिया का कंसेप्ट, वो भी इसी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 419 देखें। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान इन पर्शियन लैंग्वेज। देखें, अब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। शाह वलीउल्लाह इसका आंसर है। मेरे ख्याल में इतनी बार इसकी रेपिटेशन हुई है ना, ये क्वेश्चन आपको जुबानी रट गया होगा। 420 को देखें। एजुकेशन इज अ पर्पसिव एक्ट एंड इट शुड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। सोशल रिफॉर्म्स की बात आ जाए और मुस्लिम थिंकर्स का पूछा जाए तो शाह वलीउल्लाह है। ठीक है, और मैंने एक वीडियो में डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं क्यों शाह वलीउल्लाह को प्रैग्मेटिस्ट समझती हूँ, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो जितने भी मुस्लिम थिंकर्स हैं, मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं, उनमें शाह वलीउल्लाह ही सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो आंखें बंद करके शाह वलीउल्लाह पे लगा दिया करें अगर सोशल रिफॉर्म्स की बात आए तो। अगर वेस्टर्न थिंकर्स की बात आए तो फिर जॉन डेवी। ठीक हो गया। 421 को देखिए। शाह वलीउल्लाह's ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर, जनाब सोशल रिफॉर्मेशन है, ये ऑल ऑफ द अबव है वैसे इसका आंसर। सोशल रिफॉर्मेशन है, उसके अलावा कॉन्शियसनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट है, और रिवाइवल ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स है। जितने भी मुस्लिम थिंकर्स हैं ना, वो रिवाइवल ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी कह लें आप, उस पर वर्क करते हैं, सारे के सारे करते हैं। ठीक हो गया। अब जनाब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 422। शाह वलीउल्लाह स्ट्रेस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम में वो होली कुरान का नाम कहते हैं कि होली कुरान इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज। देखें, फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज इन जनरल की बात करें तो वह रेवलेशन है, ठीक है, और फिर होली कुरान की बात करते हैं शाह वलीउल्लाह। अच्छा, अब इसमें भी देखा जाए ना तो आपको पता है कि कुरान कैसे नाजिल हुआ, वही के थ्रू ही नाजिल हुआ ना, तो मेन बात तो वही वाली बनती है। ठीक है। अच्छा, अब बी में मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आपको पता है कि क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी होती है, ये इंग्लिश का एक कंसेप्ट है जिसमें सिंटेक्स आ जाते हैं, सिमेंटिक्स आ जाते हैं, ये सब कुछ आ जाता है मॉर्फोलॉजी में। अच्छा जी, उसके अलावा इस्लामिक जुरिस्पोंडेंस की बात करते हैं। जुरिस्पोंडेंस पे ज़्यादा वर्क किया है इब्न खुल्दून ने, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, और वो एक जज भी रहे हैं। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि एक तो इब्न खुल्दून जज रहे हैं, और बर सग़ीर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सरदार अब्दुर रब निश्तर और सर सैयद अहमद ख़ान, इन तीनों में से आपने मुझे बताना है कि कौन जज रहे हैं। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 423 क्वेश्चन है। अल्लामा इकबाल श्राइन इज़ लोकेटेड इन लाहौर। आपको पता है कि अल्लामा इकबाल का मकबरा जो है वो बादशाही मस्जिद लाहौर में है, मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल अपोजिट साइड पे बिल्कुल सामने मौजूद है, मंटो पार्क के। अच्छा, 424 देखें। इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, अपनी वालदा की याद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था वालदा मोहतरमा की याद में, और इसको याद करना मेरे ख्याल में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इल्मुल इक्तिसाद, मैंने आपसे पूछा था ना कि दूसरी नसरी बुक अरमगान हिजाज के अलावा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौन सी है, तो वो है जनाब इल्मुल इक्तिसाद, और ये अल्लामा इकबाल ने लिखी है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, ये जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बुक है, और मैं आप, ये बुक नहीं है, ये इनका थीसिस है जिस पे इनको मतलब PhD की डिग्री मिली थी। सॉरी, PhD की नहीं, मास्टर्स की, आई थिंक सो। अच्छा, यहाँ मुझे मिंगल अप हो रहा है, मैं कंफर्म करके आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि ये जो इनका थीसिस था वो MA में था या फिर PhD की डिग्री में था। मुझे याद भी था, अब करंटली मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, ये थीसिस वर्क था अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। 427 अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड्स आर काउंटेड। तो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ना ही ओलिगार्ची को और ना ही पोलाइटी को। तो डेमोक्रेसी, वैसे पोलाइटी जो है वो इतना फेमस वे ऑफ गवर्नमेंट है भी नहीं। तो 428 अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट। आपको पता है द ट्रेनिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ वुमेन रिक्वायर, एजुकेशन भी आती है, ठीक है, होम इकोनॉमिक्स की एजुकेशन भी आती है, वुमेन एजुकेशन भी आ जाती है, वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है। 430 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर इन
22 और 23 जनाब 1923 में इनको सर का टाइटल मिला था। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि इनके वालदा की डेथ के कितना अरसा बाद इनको मिला था, ठीक है, क्योंकि हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी वालदा की डेथ कब हुई है। जस्ट आप लोगों को जो है ना बूस्ट अप करने के लिए मैं ये क्वेश्चंस करती रहती हूँ। साथ साथ 431 को देखिएगा। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ हिज डेथ विच यूनिवर्सिटी ऑनर्ड लामा मोहम्मद इकबाल द डिग्री ऑफ डॉक्टराइन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके साथ आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जापान की यूनिवर्सिटी थी, ताओ यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, और उन्होंने लामा मोहम्मद इकबाल को 1958 में उनकी डेथ के 20 साल के बाद ऑनरेरी डिग्री दी थी पीएचडी की, ठीक है। 432 को देखिएगा। वेयर द टाओ यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड, जापान, आपको पता ही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फहुड एंड विल आर द रियलिटीज ऑफ यूनिवर्स, आपको पता है सेल्फहुड की बात, सेल्फ रियलाइजेशन की बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल करते हैं। 434 को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू डैश मैन इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये बात जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल करते हैं कि इंसान जो है ना सुपर क्रिएटर यानी अल्लाह अलमाइटी की सबसे बेहतरीन जो है क्रिएशन है। 435 क्वेश्चन जनाब नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फहुड या खुदी या सेल्फ रियलाइजेशन इज लॉन्च्ड बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 436 को देखिएगा। द कंसेप्ट ऑफ मर्द मोमिन का कंसेप्ट भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डेथ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट बाय विच द स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फहुड इज असर्टेनेटेड, अब यहाँ सेल्फ हुड का वर्ड यूज हो गया ना, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल बन गई है। अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये तीनों सोर्सेज पे फोकस करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कहते हैं कि अक्ल भी हो, इल्म भी हो और ख़बर भी हो, मतलब इंटेलेक्ट, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये तीनों ज़रा जो एजुकेशन के हैं या मतलब अक्सर ना उर्दू में भी ये क्वेश्चन आता है कि इल्म, अकल और ख़बर की बात कौन करता है, तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। इल्म, अकल और ख़बर, आइन आइन खा, आप इस तरह से याद रखें, आइन आइन खा, इल्म, अकल और ख़बर, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल करिकुलम शुड कंप्राइज ऑफ रिलीजियस भी हो, नेचुरल भी हो, फिलोसफिकल भी हो, हिस्टोरिकल भी हो, लिटरेचर भी हो, मतलब हर चीज़ पे फोकस करते हैं। द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस एफएससी, आपको पता ही है। अच्छा जी, 442 फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन लाहौर। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो है बहुत जाना माना पाकिस्तान का कॉलेज है और पूरी दुनिया में इसकी डिग्री को वैल्यू किया जाता है किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के बाद। तो ये जनाब लाहौर में वाक़ है, हमारे पाकिस्तान का जो है फ़ख्र समझ लें इसको। 443 देखें। द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री रिक्वायर्स इंजीनियरिंग एजुकेशन, इंडस्ट्री की बात हो रही है तो नो डाउट इंजीनियरिंग एजुकेशन बनती है। 444 देखें। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल व्हाट आर द टीचिंग मेथड्स और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर अ टीचर, टीचिंग मेथड कौन सा होना चाहिए, इनवॉलंटरी होना चाहिए, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है ना स्टूडेंट्स की उनको ग्रो करना चाहिए, अच्छा अटेंशन को ग्रो करना चाहिए स्टूडेंट्स की, और जो है ना साइकोमोटर डोमेन जो है इस पे वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जब आप इसको पढ़ेंगे ना बात वही निकलेगी जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये देखें, विश इज टू टच द ऑब्जेक्ट्स, तो ये सेंसरी इसकी बात हो रही है, साइकोमोटर डोमेन की बात हो रही है। 445 को देखें जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज इंक्लूडेड इन द सर्कल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी में इकोनॉमिक्स भी आ जाती हैं, एथिक्स भी आ जाती हैं, एस्थेटिक्स भी आ जाती हैं, एजुकेशन भी आ जाती है, साइंस भी आ जाती है, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक करिकुलम आप कह लें, हर चीज़ पे फोकस करता है इस्लाम को लोग कंजर्वेटिव मज़हब मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम जो है वो एक लेटेस्ट मज़हब है और इस्लाम पूरी दुनिया के लोगों के लिए मैं कहती हूँ बहुत वाइटल मज़हब है। 446 को देखिए। नॉलेज बेस्ड ऑन डाउट, ठीक है, जिस नॉलेज में शक हो एंड स्पेकुलेशन हो, यानी शक हो, शुबा हो, तो वो मिसलीड करती है हमें, ठीक है। अच्छा, रियलिटी से हमें दूर कर देती है और हमें नुकसान भी पहुंचाती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है। 447 को देखिए। द लार्ज पार्ट ऑफ अवर नॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, 448 को देखें आप, अगर यहाँ पे ना मैं आपको एक वो भी देती हूँ, एग्जांपल भी देती हूँ। आप यॉन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी देखें, उसमें भी वो जो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज है ना, उस पर इंडक्टिव रीजनिंग की बात करता है ना, इंडक्टिव रीजनिंग की बात। तो अब इंडक्टिव रीजनिंग कैसे आती है, ऑब्जर्वेशन से ही आती है ना। तो बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से ही सीखता है। वो सबसे पहले अपनी माँ को क्यों पहचानता है बच्चा, क्योंकि उसकी माँ ही उसकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रही होती है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पढ़ी है, तो उसमें बेसिक नीड्स क्या हैं, खुराक है, सांस लेने के लिए हवा है और शेल्टर है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना हमारी बेसिक नीड्स में है, और उसकी बेसिक नीड टीचर जो है वो माँ पूरी कर रही होती है। जब माँ पूरी कर रही होती है तो वो ऑब्जर्वेशन से ही सीख रहा होता है ना, किसी की बात थोड़ी समझ रहा होता है वो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 448।
ठीक हो गया। 448 वाला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है विच विद द हेल्प ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन की हेल्प से जो है वो हम क्या गेन करते हैं। सेंसेशन की हेल्प से हम मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो नॉलेज है वो ऑब्टेन करते हैं। मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों, मतलब नॉन मटेरियल से मुराद स्पिरिचुअल। तो सेंसेशंस जो हैं वो हमें हेल्पफुल प्रूव होती हैं, नो डाउट। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 449, साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते ना तब तक आप साइंस को नहीं समझ सकते और ना ही टेक्निकल नॉलेज को समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं टेक्निकल नॉलेज की, आप एक टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करके नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल कोई एक्सपर्ट कर रहा है, पहले आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो जब तक ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस नहीं होगी ना तो आपको साइंटिफिक नॉलेज जो है वो फ़ायदा दे सकती है और ना ही टेक्निकल नॉलेज। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 450 है, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी टेल्स अस दैट रियलिटी इज़ इमोर्टल नॉट रिलेटिव एंड फॉर ऑल टाइम्स। मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी से मुराद ये है कि ना तो जो रियलिटी है वो फ़नी है, ठीक है, ये तमाम ज़मानों के लिए है, और ना ही नॉट रिलेटिव, मतलब ला ताल्लुकी वाली बात नहीं है इसमें। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 451 है, द सुपीरियरिटी ऑफ हज़रत आदम ओवर द एंजल इज़ ड्यू टू एजुकेशन। इंसान को या आदमजाद को जो इम्पोर्टेंस मिली है ना फरिश्तों पर, जिन्नात पर, तमाम मखलूक़ात पर, वो एजुकेशन यानी इल्म की वजह से ही है। 452, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट रेवलेशन एजुकेशन, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। तो आपको पता है इकरा यानी पढ़ अपने रब के नाम से, ये शुरू कर अपने रब के नाम से, और फिर कलम का जिक्र है उसमें। 453 है जी, द फाउंटेन स्टोन ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन। अब फाउंटेन स्टोन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर रेवलेशन का वर्ड यूज़ नहीं है तो वर्ड इकरा है, क्योंकि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक ये रेवलेशन यानी वही के थ्रू ही आया ना ये लफ्ज़ भी, तो इसलिए यहाँ पे हम इकरा को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है जनाब, द ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट ऑफ एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज़। जनाब ये होली कुरान भी है, ये इंसाइट भी है और प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ भी है, तो नो डाउट इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए। इन द एजुकेटिव प्रोसेस, एजुकेटिव प्रोसेस में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी लिए जाते हैं, और स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। वैसे ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम अपनी सेंस मतलब कॉमन सेंस यूज़ करके भी ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। 457 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में जनाब मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग आएंगी, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 458 को देखिए, द फाइंडिंग्स ऑफ रैशनल नॉलेज। रैशनल नॉलेज जो है वो, इसका जो फर्स्ट वाला है ना ऑप्शन, वो है आर एब्सोल्यूट, मतलब ये हतमी है, तो ये नहीं है हतमी। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। अगर तो रैशनल नॉलेज जिसको हम इल्म अक्ली भी कहते हैं, ये एब्सोल्यूट होगा तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है रेवलेशन की, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है अथॉरिटी की, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है इंडक्टिव नॉलेज की, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टीजेंट का मतलब होता है, कॉन्टीजेंट का मतलब होता है जनाब डिपेंडेंट, किसी चीज़ पे डिपेंड करना, तो ये डिपेंडेंट भी नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी अकल है, हर बंदा अपने अकल के दराज के हिसाब से काम करता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ना, कैन बी करेक्ट एंड इनकरेक्ट, मेरे हिसाब से ये बेस्ट एग्जांपल है, सॉरी बेस्ट आंसर है, सूटेबल आंसर है। कैसे देखें, किसी का अकली इल्म करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अजान मुकम्मल हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है 459, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज की बात हो गई तो रेवलेशन। 460 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो होती है वो असल में फिलोसफिकल फाउंडेशन ही होती है। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। 461 को देखिए, अ टीचर शुड, अच्छा पीछे रियलिटी का वर्ड हुआ है ना यूज, नहीं नॉलेज का हुआ है। अच्छा खैर, रियलिटी के ना दो टाइप्स मुझे याद आ रही थी, बल्कि आप आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। एक होती है एब्सोल्यूट रियलिटी और एक होती है एपरेंट रियलिटी। जो एब्सोल्यूट होती है ना,
वो अनचेंजिंग होती है, और जो अपरेंट होती है ना वो चेंजिंग रियलिटी होती है। ठीक है, ये दो टाइप्स होती हैं रियलिटी की, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। 460 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, जी हो गया, ये फिलोसफिकल बनता है। 461 द टीचर शुड, टीचर जो है स्कोप ऑफ फिलोसफी को भी उसको देखना चाहिए, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की सिग्निफिकेंस को भी उसको समझना चाहिए, और उसको नेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ को, मतलब नेशनल आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ को फॉलो करना चाहिए। तो नो डाउट जब करिकुलम को एक टीचर फॉलो कर रहा होता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉलो हो रही होती हैं। बस ये है कि टीचर जो है ना अपनी बातों में भी उस चीज़ का पे थोड़ा सा फोकस कर ले, या अपने इंस्ट्रक्शंस जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे तो उसमें भी इस चीज़ पे फोकस कर ले। 462 द प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ फिलासफी इज़ बेस्ड ऑन रैशनल थॉट्स, क्योंकि फिलासफी जो है वो लव फॉर विजडम है, आपको पता है। फिलासफी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड फिला एंड सोफिया। ठीक है, तो फिला एंड सोफिया मीन्स लव फॉर विजडम। 463 द एब्सोल्यूट रियलिटी, देखें अब एब्सोल्यूट रियलिटी की बात हो गई ना, और दूसरी होती है कौन सी रियलिटी, अपरेंट रियलिटी। द एब्सोल्यूट रियलिटी रेफर्स टू द बीइंग, टू अ बीइंग दैट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, सेल्फ सफिशिएंट, अ फाउंटेन हेड ऑफ अथॉरिटीज़, ये ऑल ऑफ द अबव बनता है, क्योंकि जो होती है ना हमारे पास एब्सोल्यूट रियलिटी, वो ना तो जो है किसी चीज़ पर मुनहसर होती है, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है। ठीक है, अपने आप पे ही रिलाई करती है वो। दूसरा, वो फाउंटेन हेड भी होती है नॉलेज की भी, किसी भी हवाले से अगर देखा जाए। और तीसरा, वो सेल्फ एग्जिस्टेंट भी होती है, उसको अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे अपरेंट रियलिटी का। द अपरेंट रियलिटी इज़, ये फ़नी भी होती है, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट रियलिटी के अंडर भी होती है, उसको फॉलो करती है, और ये डिपेंडेंट भी होती है। ठीक है, 465 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्ट बाय विच अ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिससे स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखेगा टीचर, उसके इंटरेस्ट को देखेगा और अटेंशन को देखेगा स्टूडेंट्स की। तो ये साइकोलॉजी के अंडर डिस्कस होगा, और ये असेसमेंट है, क्योंकि इवेल्यूएशन जो होती है वो एट द एंड होती है, और जो असेसमेंट होती है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। मेजरमेंट आपको पता है न्यूमेरिकल डाटा होता है, और एग्जामिनेशन जो है वो असल में इवेल्यूएशन करने के लिए ही कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम्स। तो इसका बेस्ट आंसर बनता है असेसमेंट। 466 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड जो साइंटिफिक नॉलेज होती है ना वो होती है। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए रिवील्ड नॉलेज होगा, इंट्यूटिव नॉलेज भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए होगा, और रैशनल नॉलेज जो है वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से ही जाके मिलता है, क्योंकि ये या फिलॉसफी के साथ आप इसको मैच कर सकते हैं, और फिलॉसफी जाके आइडियोलॉजी से मिलती है अगर इस तरफ आप आते हैं तो, और आइडियोलॉजी फिर जाके फिर स्पिरिचुअलिटी से मिल जाती है। तो इसलिए साइंटिफिक नॉलेज ही ऐसा नॉलेज है जो कि मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो है डील करेगा। 467 को देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है साथ। फिलॉसफी एंड रिलीजन विश टू एक्सप्लोर द रियलिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड, रिलीजन भी और फिलॉसफी भी। देखें हो गई ना स्पिरिचुअलिटी वाली बात जो मैंने पिछले एमसीक्यू में आपके साथ डिस्कस किया है। गेट कनेक्टेड विद द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनकाइंड, सब कुछ ही होता है जनाब। बट इज इंट्यूशन, मैंने साथ दिल की आवाज़ लिख दिया है ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको याद रहे। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ये, जी हाँ, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी है। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है ना, इसका कंसेप्ट या ट्रांसेंडेंटलिज्म या ट्रांसेंडेंटल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ फिलॉसफी, इसका कंसेप्ट दिया है मुस्लिम फिलासफर इब्न रुश्द ने। ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, मुस्लिम थिंकर भी हैं। ठीक है, इब्न रुश्द ने दिया है ये मतलब ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात हुई तो मैंने कहा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। गिव्स राइज टू मैनी आइडियोलॉजीज, नो डाउट ऐसा ही है। इंट्यूशन जो है हमारे दिल की आवाज़ होती है, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज। अच्छा, ये एक्लेक्टिक भी हो सकती है, मोनोइस्टिक भी हो सकती है, और डुअलिस्टिक भी हो सकती है। अच्छा, मोनोइस्टिक क्या होता है, आप सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, एक आइडिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, डुअलिस्टिक होता है आप दो आइडियाज़ को फॉलो करते हैं एट अ टाइम, और एक्लेक्टिक होता है डिफरेंट आइडियाज़ को आप एक ही टाइम में फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इज़ अ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सब कुछ बनता है, तो ऑल ऑफ द अबव है। 469 को देखें, द इंट्यूटिव नॉलेज कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज़ वेरीफाइड बाय। अच्छा, आपकी जो दिल की आवाज़ है ना, अगर आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से भी वेरीफाई हो जाती है, रेवलेशन भी उसको वेरीफाई कर देती है, और आपकी अक्ल भी उसको वेरीफाई कर देती है। ठीक है, आपकी इंडक्टिव, डिडक्टिव और रेवलेशनल नॉलेज जो है वो सब इसको जो है कंडेम नहीं करते बल्कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तब ये जो है वेरीफाई हो जाएगी और इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी जो हमारी इंट्यूटिव नॉलेज होती है वो असल में डिपेंडेंट होती है हमारे रीज़न पे, रेवलेशनल नॉलेज पे, और हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है इंट्यूटिव नॉलेज। और मज़े की बात आपको ये बता दूं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वही असल में हमारी इंट्यूटिव नॉलेज को बिल्डअप कर रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ।
सोचा तो मैंने ये था कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट समझने वाला आ गया तो हम डिस्कस करते हैं इसको। देखें फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया जाता है ना, वो एक अच्छे लर्नर प्रूव होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने से पहले एज अ टीचर आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ बच्चा जो है ना इसको बहुत जल्दी पिक कर लेगा, और फ़लाँ स्टूडेंट्स ये लर्नर जो है ना इसको इस कंसेप्ट को लर्न करने में, ये समझने में, या उनका कंसेप्ट क्लियर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा होता है ना, तो वो असल में हमारी इंट्यूटिव नॉलेज होती है। तो हमें कैसे पता होता है? क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उन स्टूडेंट्स के साथ। हम पिछले 1 साल 2 साल या पिछले 5 सालों से एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, एक ही ग्रुप ऑफ लर्नर को टीच करते आ रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि किस बच्चे में कितना कैलिबर है, ठीक है। यानी घर पे भी इसको सपोर्ट है, ये बच्चा जल्दी लर्न कर लेगा। तो वो हमारा इंट्यूटिव नॉलेज होता है, वो असल में होता ही हमारा दिल जो है ना, कब दिल की आवाज़ आती है जब हम उसके बारे में पहले से एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें, ठीक है। तो ये भी एक मतलब एग्जांपल हो सकती है कि ये एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब मैं आपको रेवोल्यूशन की एग्जांपल देती हूँ। हम ये कहते हैं कि तमाम मुस्लिम जो है ना अज़ान के बाद वो खामोश हो जाते हैं, अज़ान के टाइम वो खामोश हो जाते हैं और अज़ान का जवाब देते हैं। हमें कैसे पता है? ठीक है, हमें वही में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि अज़ान को खामोशी से सुनो और अज़ान के बाद अज़ान का जवाब भी दो, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशनल की एग्जांपल हो गई। और रीज़न आपको पता ही है कि हमारे डिफरेंट रीज़न्स जो होते हैं, हमारी अपनी अक्ल जो है इस चीज़ को तस्लीम करती है। कई दफ़ा हमारी अक्ल जो है हमें इंट्यूटिव नॉलेज की तरफ मूव ऑन कराती है। तो इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक्सपर्ट नहीं है नॉलेज में। फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक इक्वेशंस कुछ मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारी मैथमेटिक्स जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मतलब हमारा रीज़न जो है ना, हमारा रैशनल नॉलेज जो है वो अच्छा है। तो एक नज़र हम उस क्वेश्चन को देखने से ना हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को ना फ़लाँ फार्मूला से, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है उसको हम यूनिटरी मेथड से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फ़ौरन से माइंड हमें ये बताता है, या हमारे दिल से ऐसी आवाज़ आती है कि इस अल्लाह के बंदे इसको ना तुम इस मेथड से करो, यूनिटरी मेथड से करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि हम बहुत अच्छे नहीं हैं मैथ्स में, बहुत एक्सपर्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा जो रीज़न है वही हमें बता रहा है ना। तो ये दिल की आवाज़, इन तीनों चीज़ों पे जो है हमारा इंट्यूटिव नॉलेज डिपेंड करता है। ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको दे दी। 470 को देखें, द इंट्यूटिव नॉलेज इज़, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट रियलिटी होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये इंडिपेंडेंट होती है। और इंट्यूटिव नॉलेज जो है हम पिछली एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे एक्सपीरियंस, रीज़न और रेवलेशन पे जो है डिपेंडेंट होती है। तो एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कॉन्टीजेंट डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट तो ये नो डाउट है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट एज वेल। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर बनता है ना वो बनता है करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हमने करना होता है सिलेक्ट मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन। अगर यहाँ पे इस तरह से होता ना बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो हम उसको भी सेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टीजेंट से ज़्यादा करेक्ट एंड इनकरेक्ट एज वेल पे हो सकता है, तो हम इसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि पीपीएससी भी हमसे मोस्ट सूटेबल आंसर मांगता है, ठीक है। 471 है, द अथॉरिटेटिव नॉलेजेस, अथॉरिटी भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स से हम हासिल करते हैं, ठीक है। अथॉरिटेटिव नॉलेज इज़ कंसर्न विद द आइडियाज़ ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक हो गया। यानी एक बंदा है वो साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको साइंस का नॉलेज चाहिए तो आप नो डाउट उसी साइंटिस्ट के पास ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ समझना है, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ समझना है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या एजुकेशनिस्ट के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। तो अथॉरिटी जो होता है या अथॉरिटेटिव नॉलेज जो होता है वो एक्सपर्ट्स से हम हासिल करते हैं। 472, यानी आप ऐसा समझ लें कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं। 473 को देखें, अकॉर्डिंग टू इस्लाम द रियल फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज इज़, ये वही फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज, रियल सोर्स ऑफ नॉलेज, जनाब हमारे पास आ गई क्या? रेवलेशन, ठीक हो गया। तो रेवलेशन जो है इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है। वैसे बुक में ना इसका आंसर दिया हुआ है एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड ट्रेडिशन, तो मतलब इस सेंस में अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव बन जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ भी इनको रेवलेशन का जो आंसर है वो देना चाहिए था। ये रेवलेशन जो है इसका बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है। हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हुई हो, या रेवलेशन में जो है आपको पता है कि
ये सारी चीज़ें आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। एक्सपीरियंसेस ज़ाहिर है जो रेवलेशन का नॉलेज है वो अल्लाह अलमाइटी की तरफ से आता है, तो बाद में हम उसको बेशक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना इसके सारे आंसर्स रॉन्ग हैं और इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो रेवलेशन बनता है। तो आप लोग भी रेवलेशन लिख लीजिएगा, बुक में मिस्टेक्स होती रहती हैं। ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 473 का आंसर जो है वो बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट आंसर रेवलेशन है। ठीक है। 474 ऑन्टोलॉजी, आपको पता है ऑन्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रियलिटी। तो ओंटोलॉजी इज कंसर्न्ड विद गॉड मैन यूनिवर्स, तीनों कंसेप्ट आते हैं। इंसान की रियलिटी क्या है, खुदा की रियलिटी क्या है, इस पूरी यूनिवर्स की रियलिटी क्या है, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसलिए डी द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग गॉड मैन एंड यूनिवर्स। नो डाउट जो ओंटोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट ऑफ फिलॉसफी है, यानी जिसको हम मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओंटोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ओंटोलॉजी। ठीक है, वो मैं आपको समझाती हूँ क्यों कहते हैं। तो ये असल में ओंटोलॉजी जो होती है ना, वो रिलेशनशिप स्टडी करती है गॉड का मैन के साथ, मैन का गॉड के साथ, या इन दोनों का यूनिवर्स के साथ, या यूनिवर्स का गॉड के साथ। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओंटोलॉजी असल में जो है ना वो ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स है। लेकिन इसको मेटाफिजिक्स क्यों माना जाता है? देखिए, मेटाफिजिक्स की जो ब्रांच है ना वो किसी भी चीज़ की रियलिटी की खोज करती है। ठीक है। अगर हम एपिस्टोमोलॉजी के अंदर डिस्कस करें तो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ नॉलेज। अगर हम एक्सियोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ वैल्यूज़, यानी किसी भी सोसाइटी, किसी भी कौम, नेशन, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। तो अगर हम जिस कौम, जिस सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे होंगे ना, तो उनकी एक्सियोलॉजी डिफरेंट होगी। ठीक है। फिलॉसफी उस टाइम पे उसी को स्टडी करेगी। अगर हम यूनिवर्स को देख रहे हैं तो कॉस्मोलॉजी के अंडर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, ये हम कॉस्मोलॉजी के अंडर देखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में हम व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक हो गया। लेकिन जो ओंटोलॉजी है ना वो असल में स्टडी ऑफ रियलिटी है। ठीक है। मेटाफिजिक्स जो है ना वो डील कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट की रियलिटी क्या है। लेकिन ओंटोलॉजी हमें यह बताती है कि रियलिटी क्या है, असल में रियलिटी खुद क्या चीज़ है। ठीक है। तो मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी की खोज लगा रहा है, तो ओंटोलॉजी हमें ये बता रही है कि जिस रियलिटी की खोज मेटाफिजिक्स लगा रहा है वो रियलिटी खुद क्या है। तो इसलिए ओंटोलॉजी को मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेरे ख्याल में आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। 475 विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस पैरामीटर्स ऑफ गुड एंड इवल्स फॉर मैनकाइंड। पैरामीटर्स ऑफ गुड एंड इवल फिलॉसफी में भी आता है, इंट्यूशन में भी आता है और साइंस में भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 470, वैसे ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा वाइटल नहीं है, इसको ना ही करें तो बेटर है। 476 को देखें। अ सिग्निफिकेंट फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी इज़, सिग्निफिकेंट जो है वो तीनों ही हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ओंटोलॉजी, जिनको एरियाज ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। इसके साथ आप लिख लीजिएगा एरियाज ऑफ फिलॉसफी इनको कहा जाता है। अच्छा, स्कोप ऑफ फिलॉसफी में क्या क्या आता है? स्पेकुलेटिव फिलॉसफी आ जाता है, एनालिटिकल फिलॉसफी आ जाता है, और आ जाता है जनाब हमारे पास प्रेस्क्रिप्टिव फिलॉसफी। ठीक है। ये फिलॉसफी की अलग से मैंने प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट की हुई है और सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिटेल में उसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसमें जाके ना सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 477 को देखिए। मेजरमेंट इज आ क्वांटिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 478 को देखें। द रिवील्ड थिंग्स आर, जो रिवील्ड होती हैं ना वही की सूरत में नाजिल होती हैं, तो वो डिवाइन ओरिएंटेड होती हैं, नो डाउट, मतलब खुदा की तरफ से आई होती हैं। और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इंसान को ट्रांसमिट करते हैं उस नॉलेज को, और ये बियॉन्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हैं, ट्रांसेंडेंट होती हैं। अब मैंने आपको बताया था ट्रांसेंडेंटलिज्म की फ़िलासफ़ी किसने दी थी, कौन से मुस्लिम थिंकर थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी वीडियो में बताया मैंने आपको। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 479। वीडियो लेंथी होती जा रही है, बस ये 100 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करना ही है ना। 479 को देखें जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, अच्छा हम 80 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वेंटेंस विद रियलिटीज़, रियलिटीज़ से हमें रोशनास कराती है एजुकेशन। 480 को देखें। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलासफी इज़ एजुकेशन। आपको याद है मैंने आपके साथ जेम्स रॉस के एक फेमस कोटेशन शेयर की थी, फिलासफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। बड़ी फेमस कोटेशन है ये, आप लोगों ने इसको ज़रूर लर्न करना है, बहुत वाइटल है। ठीक हो गया। इसमें हमें पता चलता है कि फ़िलासफ़ी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है किसी भी नॉलेज का, ठीक हो गया, और जो नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है ना वो है हमारे पास एजुकेशन के सेंस में। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ हमारे कंप्लीट हुए 480 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 481 से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह 2-3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और
मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लग रहा है जो मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।